आमनामा सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज के चौथे एपिसोड में परवेज आलम का आदाब, नमस्कार। पिछले यानी कि तीसरे प्रोग्राम में चौसा, लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो, तोतापरी, बैंगनपल्ली, हिमसागर, केसर, मालदा और रटौल जैसे आमों का जिक्र हुआ था। आज मेहर आलम खान साहब के साथ फॉरेन मैंगोज, विदेशी आमों पर बात होगी। सुनेंगे कि भारत के पड़ोस और बाकी दुनिया में जैसे कि फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में कौन सा आम मकबूल है, और साथ में जानिएगा कि दुनिया के सबसे महंगे आम कौन से हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले अर्ज कर दूं कि आपकी राय, फीडबैक हमें मिलनी शुरू हो गई है और आज जरा तफसील से हम आपके खत इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। खत, ये क्या कह दिया मैंने, उफ। जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। कौन खत लिखता है आजकल? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ईमेल की दुनिया में रिवायती खत ना जाने कहाँ खो गया, और भी बहुत कुछ खो गया। कहाँ गए वो आम के गीत? ओ जिंद माही, ओ जिंद माही, ओ जिंद माही, अंबिया ते लग गया भूर। जिंद माही, अंबिया ते लग गया भूर। जिंद माही, अंबिया ते लग गया भूर। गोरी दे मुखड़े ते, हो गोरी दे मुखड़े दे वर्गा नूर। एक पल बई जाना, हो एक पल बई जाना मेरे कोल। तेरे मिठड़े नी होए, हो तेरे मिठड़े नी लगदे बोल। हाय हो जिंद माही बाज तेरे, हो जिंद माही बाज तेरे, हो जिंद माही बाज तेरे। कुमलाइयां तेरियां लाडलियां, हो तेरियां लाडलियां परजाइयां। मेला वेखण होए, हो मेला वेखण ते आइयां। एक पल बई जाना मेरे कोल, तेरे मिठड़े नी लगदे बोल। हाय। ज्योत्सना राणा ने आज पंजाब पहुंचा दिया, यादों के तार छेड़ दिए। इसी तरह हम सबका आम खाने का अपना नॉस्टैल्जिया है। सुबुही अंसारी लंदन में रहती हैं, आम के जिक्र पर आंखें भीग जाती हैं। आम के साथ पूरा घर याद आता है, गर्मियां याद आती हैं। हम लोगों को गर्मियों का बड़ा इंतजार रहता था, और जब गर्मियां जैसी आती थी बस आम का मजा आता था। हमारे घर में क्या होता था कि हमारे पापा आम लाते थे। अब हमको ये इतना याद नहीं है कि वो ढेरी के हिसाब से लाते थे, ठेले में आते थे। खैर, बहरहाल वो आम, कच्चे आम खरीदे जाते थे और फिर वो एक छुआ या डलिया उसमें पाल में लगा के, और हमारे घर में एक कोठरी थी, पाल लगाया जाता था। उसमें क्या होता था कि हमारे बड़े भाई के साथ हम लोगों ने एक आध बार जो था वो आम चुरा के खा लिए, एक दो निकाल के। और पापा जब आए तो उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है मामला। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं हम लोगों से, लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग गए फिर, तो उसमें ताला और चाबी लगी हुई थी। फिर जब आम मेरे ख्याल में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पक के तैयार हो जाते थे, फिर उसके बाद आमों को एक बाल्टी में पानी में डाला जाता था। और हमारी अम्मा क्योंकि लखनऊ से थी तो बहुत नफासत पसंद थी, और उनको सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रहता था। और तो वो जब आम पक जाते थे तो फिर पापा खाने की मेज़ पे बैठते थे, तो उनके पास ही वो बाल्टी जो थी, आमों की भरी हुई बाल्टी, वो रखी जाती थी। और फिर हम लोगों के पास मेज़ के सबके सामने प्लेट और छुरियाँ रखी रहती थी। हम लोग को आम चूस के खाने की इजाज़त नहीं थी, काट के खाना था। और दूसरी बात ये थी कि खाली हम लोगों ने दशहरा खाया है, ना हमको सफ़ेदा पता था, ना हमको लंगड़ा, ना चौसा, कुछ नहीं मालूम था। क्योंकि हमारी अम्मी दशहरी खाती थी, और जब वो छील लेती थी, कतले काट लेती थी, फिर जाती थी, फिर हाथ धोकर आती थी और फिर वो खाती थी। और हम लोग कभी बैठते थे, उनके सामने ही बैठे होते थे, तो देखती रहती थी। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो आम इतना रसीला होता था, वो मार हाथों से लेके कोनियों तक के कभी कभी आ जाता था, जब ख़ासतौर से हम गुठली चूसते थे। खैर, फिर उसके बाद वो आम जिसके को 2-4 राउंड होते थे, और पापा जो थे वो हमारे देते जाते थे, और
बहरहाल हम लोग एक दूसरे की प्लेट में भी देखते थे, किसको बड़ा मिला किसको छोटा मिला, किसी की कुछ हिम्मत नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब आम सब खा लिए जाते थे तो अम्मी हम लोगों के हाथ धुलवाती थी साबुन से। ये हम लोग इस तरह से अपने ज़माने में आम खाते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। सुबूही अंसारी, आमनामे के पहले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि आप आम कैसे खाते हैं। जब आपका इंतजार है, इसलिए कि ये अब खासा सियासी सवाल बन चुका है। हमें लिखिए post@cineinc.com। एक बार फिर आमों के भूले बिसरे गीतों की तरफ रुख करते हैं ज्योति स्वरूप पांडे के साथ, जो यूं तो पेशे से डिप्लोमेट रहे हैं, 1974 बैच के IAFS अफसर हैं, कई मुल्कों में भारत के एम्बेसडर रहे हैं और अब आम नामे की पैरवी कर रहे हैं अपने गायन के साथ। कोयल बोले डार डार और गोरी करके सिंगार, मालनिया गेंद वाले आई घर सो, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन तरह तरह के फूल खिलाए, ले गेंदवा हाथन में आए, तरह तरह के फूल खिलाए, ले गेंदवा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग, और बीत गए बरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा बोरे टेसु फूले, कोयल बोले ढार ढार। ज्योति स्वरूप पांडे। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज आमनामा का चौथा एपिसोड। मेरा नाम है परवेज आलम। आइए अब मिलिए मेहर आलम से। आदाब। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, और आदावर्स है आपकी खिदमत में भी और सुनने वालों की खिदमत में भी। जनाब, देसी आमों का हमने जिक्र किया, और देसी आमों का जब जिक्र होता है तो मतलब ये कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो मशहूर आम हैं, लेकिन ये कि फिर भी ज़रा तफसील से पाकिस्तान के कुछ आम और बांग्लादेश के और फिर बाकी जो दुनिया भर के मशहूर आम हैं उनका जिक्र अभी बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज वहीं से शुरू करें। देखिए, पाकिस्तान से ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी जैसा आपने भी कहा कि वो तमाम वैरायटीज़, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तकरीबन वो सारी वैरायटीज़ जिनका हमने तीसरे एपिसोड में जिक्र किया। देखिए, पाकिस्तान में हमने जो जिक्र किया था वो ये है कि रटौल और अनवर रटौल की बहस, इस बहस पे तो हम एक बार फिर से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र हो गया कि अनवर रटौल और रटौल है क्या चीज़। इसके अलावा उसका नाम है सिंधड़ी। सिंधड़ी जी, सिंधड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर आम समझा जाता है, और जिसको किंग ऑफ द पाकिस्तानी मैंगो भी कुछ लोग कहते हैं, और कुछ उसको क्वीन ऑफ द पाकिस्तानी मैंगोज कहते हैं। लंबोदरी किस्म का आम होता है, और उसकी स्किन जो होती है वो पुख्ता होने पर लेमन येलो कलर की हो जाती है, और गूदा जो है वो भी येलोइश होता है, और इसका टेक्सचर बड़ा उम्दा और फाइबरलेस गूदा होता है, और गुठली इसकी मीडियम साइज़ की होती है, ना बड़ी ना छोटी, और खाने में बड़ा खुशगवार होता है, खुशबू वाला जायकेदार मीठा आम है ये। और ये कहाँ होता है? ये सिंधड़ी मीरपुर ख़ास का आम है। सिंध का वहाँ का जो सूबा है उसमें मीरपुर ख़ास का इलाका इसके लिए मशहूर है। पाकिस्तान यूँ तो आम के हवाले से, आम की पैदावार के हवाले से 5वें नंबर पे आता है, लेकिन वहाँ पे जो फल होते हैं आम वहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है। पहला नंबर पे वहाँ के सिट्रस फ्रूट्स हैं। इसका नाम सिंधड़ी जो है वो पाकिस्तान के जो 10वें वज़ीर आज़म थे जुनेजो साहब, उनके वालिद ने इसका नाम रखा था सिंधड़ी इस आम का। अच्छा। जी, ये तुख्मी आम हुआ था और वो उनके बाग में हुआ, और उन्होंने नहीं, खालिस पाकिस्तान में हुआ या मिला जुला के बना? इसके बारे में एक ये है कि उनको आम का बड़ा शौक़ था उनके वालिद को, और वो उस ज़माने में, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की बात है, 1920 की दहाई का जिक्र है, कि उन्होंने आम की कुछ गुठलियाँ बम्बई से मंगाई थी, तो उससे जो देसी आम पैदा हुए, और फिर वहाँ जो सिंध में कोई वैरायटी रही होगी उसके क्रॉस पॉलिनेशन से ये पौधा वजूद में आया था। सिंधड़ी। सिंधड़ी जी। इसके अलावा कोई और आम?
इसके अलावा तो वो सारे आम हैं जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आप बांग्लादेश की तरफ आते हैं। अब बांग्लादेश की तरफ आते हैं जनाब। अब बांग्लादेश सन 71 में वजूद में आया, तो इससे पहले जितने भी आम वहाँ पे हो रहे थे वो सब हिंदुस्तानी आम कहलाते थे जैसे पाकिस्तान 47 में वजूद में आया था। तो वहाँ एक उम्दा तजुर्बा ये हो रहा है कि वहाँ पे आम की काश्त को ज़रा सा जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उस पर काफ़ी तवज्जो दे रही है। साल में एक फसल की बजाय 2 फसलें ली जा सकें आम की। जी, और ये तजुर्बा वहाँ के एक रिसर्च सेंटर में हुआ है कि उन्होंने एक नई वैरायटी डेवलप की है। इस नई वैरायटी का नाम जो है वो है मेहदी मैंगो 2। मेहदी मैंगो 2 जी। ये कुछ ऐसा लग रहा है कोई किसी प्रोग्राम का नाम है इसके आईटी के ये वैरायटी असल में साल में 2 मरतबा आमों की फसल देगी, ये उनका कहना है। पहली फसल उसकी अक्टूबर में आती है, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में इसमें फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद इस तरह मार्च और अप्रैल में इसकी दूसरी फसल आती है। ये मेहदी 2 जो आम है बांग्लादेश का, वो 5 साल के पौधे पर 2 से 3 मन आम सालाना लिए गए हैं अभी तक। बांग्लादेश में आम के पेड़ को भी एक खास दर्जा हासिल है, नेशनल ट्री तस्लीम किया गया बांग्लादेश में, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसके फ्रूट को नेशनल फ्रूट कहा गया है। तो सब पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके बाद फिलीपींस के 3 आम जो हैं बहुत मशहूर हैं, और 3 में भी एक आम जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है और एक्सपोर्ट भी होता है और महंगा आम है वो। ये कौन सा आम है साहब? ये कराबाओ मैंगो है, जिसके कई नाम हैं। पहले मैं आपको वो और 2 किस्मों के नाम बता देता हूँ जो यहाँ पे होती हैं। कराबाओ के बाद में एक पीको नाम की एक किस्म है, और तीसरी किस्म है कच्चा मीठा, और इसको हम इंडियन मैंगो भी कहते हैं, उसी को कच्चा मीठा अच्छा। को। जी। लेकिन इन तीनों आमों में जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे आला जो वैरायटी है वो कराबाओ मैंगो की है, और फिलीपींस में कराबाओ आम की काश्त भी सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर वगैरह में ये यहाँ से भेजा जाता है। अच्छा, फिलिपीनी ज़बान में आम को मांगा कहते हैं। ये जो आम कराबाओ मैंगो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा फिलीपीन से एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको गोल्डन फ्रूट ऑफ द फिलीपाइंस कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम है, ये फ्रूट ऑफ द गॉड्स भी कहलाता है, देवताओं का फल। क्या बात है, वाह जी। कराबाओ जो आम है वहाँ का, जो सबसे ज़्यादा जिसकी काश्त हो रही है, तो उसको मनीला मैंगो के नाम से या मनीला सुपर मैंगो के नाम से वहाँ की हुकूमत प्रमोट कर रही है। अमेरिका में तो शैम्पेन मैंगो भी कहते हैं इसी आम को। अच्छा। जी। इसके अलावा इस आम को मैक्सिको के जो ग्रोअर्स हैं, वहाँ का जो ग्रोअर कोई रहा होगा, उसका नाम था अताल्फो, तो वो अताल्फो मैंगो कहते हैं। और हनी मैंगो के नाम से भी इसको याद किया जाता है। और एक तो ख़ास बात इसकी ये है कि इस पर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। और सन 95 में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें फिलीपीनी आम का जो लिस्टिंग हुई थी वो स्वीटेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड के उन्वान से हुई थी। दुनिया का सबसे मीठा आम, एक तरह से मीठा फल। हाँ, ये दुनिया का सबसे मीठे फल के तौर पर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सन 95 में दर्ज हुआ था। गोल्डन रंग का होता है ये आम, और इसकी शेप दिल की तरह की होती है। बस सीधे दिल पे वार करता है ज़बान पे। और इसका गूदा जो होता है वो बहुत ही मखमली, और इसका टेक्सचर मक्खन जैसा होता है और मज़े में इंतहाई मीठा। एक वो है गोमारस आइलैंड जो है, वहाँ पे ये बकसरत पैदा होता है, और इस जजीरे में आमों का फेस्टिवल भी लगता है मई के महीने में। तो कहा जा सकता है कि फिलीपींस का आमों के मामले में खासा ऊंचा दर्जा है। बिल्कुल है साहब। फिलीपींस के बाद चलिए जापान चलते हैं। यहाँ मैंने सुना है कि दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे महंगा आम होता है यहाँ पे। बिल्कुल सही सुना है। मियाजाकी एक ज़िले का नाम है वहाँ पे, क्यूशू में, और वहाँ पे ये आम पैदा होता है। लेकिन इसका नाम जो है असल में जापानी ज़बान में इसको कहते हैं ताइयो नो टैमेगो। इसका कोई अंग्रेजी में नाम है? जी, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा होता है एग ऑफ द सन, यानी सूरज का अंडा। तो ये आम जो होता है बहुत ही ख़ास एक्सक्लूसिव कंडीशंस में इसको डेवलप किया जाता है, और ये गहरे सुर्ख रंग का होता है। वेट भी इसका कोई 350-400 ग्राम तक का होता है, और खाने में बहुत ही मीठा और जायकेदार आम होता है। उसकी कीमत की बोली लगाई जाती है। एक आम एक बोली में जहाँ ऑक्शन हुआ था, $5000 का एक आम ऑक्शन हुआ था। क्या बात है, वाह जी। परवेज साहब, हालांकि आम बाज़ारों में इसकी कीमत जो है $50 फी जोड़ा के हिसाब से बिकता है। मतलब ये कि $25 का एक आम बिकता है जनाब। और इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी बड़े नाप तोल के होते हैं। इस पे जो फल आएंगे उनका सही मिकदार में उनको न्यूट्रिशन मिले, उनको सही धूप मिले,
और इस आम की काश्त कोई बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री नहीं है। सन 80 की दहाई में इसकी शुरुआत हुई थी। तो साहब ये जिक्र हुआ जापान के सबसे खास और सबसे महंगे आम का। परवेज साहब, अब कुछ अमेरिकन मैंगोज का इसलिए खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा कि वो बाज़ार में अच्छी कीमत ले रहे हैं और बाज़ार में छाए पड़े हैं। वहाँ के टॉमी एटकिंस जो है वो बड़ा मशहूर आम है और वहाँ के फ्लोरिडा का कल्टीवार है वो है। और ये मिठास और फ्लेवर इसका कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन ये अपनी शेल्फ लाइफ के एतबार से बड़ा अहम आम माना जाता है। और इसको बड़ा सख्त आम है और ये इस लिहाज से भी सख्त है कि जो हैंडलिंग इसकी होती है और ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये ख़राब नहीं होता। इस आम का नाम है टॉमी एटकिंस मैंगो, और इसलिए यूके और यूएसए के बाज़ारों में बड़ी मकदार में यही आम मिलता है। अमेरिका से आता है यहाँ पे? जी, फ्लोरिडा में इसका ओरिजिनल ट्री है। और थॉमस एच एटकिंस जो थे वो ब्रॉवर्ड काउंटी के थे, जिन्होंने 1922 के आसपास हेडन आम की गुठली से इसको उगाया था। और सन 50 की दहाई में इसको कई बार रिजेक्ट किया गया। वहाँ की जो एक कमेटी होती थी कि जो उस मैंगो को, उस वैरायटी को इस्टेब्लिश किया जाता था कि हाँ ये अमेरिकन वैरायटी होगी, तो इसको 3-4 मरतबा रिजेक्शन मिला कि नहीं इसका तो कोई ख़ास जायका नहीं। लेकिन वो जो आदमी था वो बड़ा साहब जुझारू किस्म का था। वो बार बार पेश करता रहा है और इस बात पे उसने ज़िद लगाई कि मेरा आम जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त है और एडवर्स कंडीशंस को झेल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में ख़राब नहीं होता। टॉमी एटकिंस आपको फतेह हासिल हुई? जी, वो उसमें कामयाब हो गए। और वो उसकी जो सबसे अहम क्वालिटी है वही कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी अर्से तक रखा जा सकता है। तो ये अमेरिका का एक आम हुआ, इसके अलावा और कोई ख़ास आम? उसके बाद में वहाँ का एक जो मीठा आम है, अमेरिका का एक दूसरा आम है, वो हेडन के नाम से है। और ये अमेरिकी आमों की वो किस्म है जो साउथ फ्लोरिडा में 20वीं सदी के शुरू में इंट्रोड्यूस की गई थी और अब दुनिया की सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली वैरायटीज़ में इसका शुमार होता है, हेडन का। और यह आम बाद में फ्लोरिडा में डेवलप होने वाले कई दूसरे कल्टीवार्स का पेरेंट भी है। और इसका किस्सा ये है जनाब कि 1902 में फ्लोरिडा के कोकोनट ग्रोव के बाशिंदे थे एक साहब जो रिटायर्ड यूएस आर्मी ऑफिशियल थे। उनका नाम था कैप्टन जॉन जे हेडन। उन्होंने मलगोबा आम के कोई 4 दर्जन सीडलिंग्स जो थे वो लगाए थे। अब ये आपने बहुत ही दिलचस्प नाम लिया है, क्योंकि मैंने ये सुना है ये जो मलगोबा आम है इसका किसी न किसी शक्ल में भारत के साथ में ताल्लुक है। बिल्कुल है साहब, ये तो यहीं का तमिलनाडु का आम है। तो ये हुआ क्या? तो उसमें ये हुआ कि जब मलगोबा के उन्होंने कोई 4 दर्जन प्लांट्स लगाए वहाँ पे, तो 1 साल के बाद में ये हुआ हेडन साहब का इंतकाल हो जाता। अब उनकी वाइफ थी फ्लोरेंस हेडन, उन्होंने उसकी निगहदाश्त की। 1910 में तकरीबन 9 साल के बाद में उस पे फल आता है उन दरख्तों पर, और उनमें से एक दरख्त के फल जो थे सबसे सुपीरियर क्वालिटी थे और जो बहुत खुश रंग था और खुश जायका था। और बहुत जल्द ये आम जो है हेडन के नाम से मशहूर कर दिया गया और तिजारती पैमाने पर भी एक कामयाब आम बन के उभरा। मुझे एक बात बताइए कि आम अमेरिका में बाहर से आते हैं ज़्यादातर और सेंट्रल अमेरिकन देशों से आते हैं। जी, आपको मैंने पहले जिक्र किया था कि तोतापरी जो है 20वीं सदी के शुरू में वहाँ पे चला गया था, फिर 1960 में दोबारा गया। लेकिन फ्लोरिडा जो है आमों की काश्त के लिए कोई बेहतर वहाँ की आबो हवा नहीं है, इसलिए दूसरी जगहों पर आम काश्त होने लगा। सेंट्रल अमेरिका में वहाँ उसकी काश्त ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। लेकिन इस हेडन आम की एक ख़ास बात यह है परवेज साहब कि ये या तो बराह रास्त या इनडायरेक्टली वहाँ के कई मैंगोज का जो फ्लोरिडा के आम हैं, जैसे जैकलिन है, केंट है, या जिल है, या सेंसेशन एक आम होता है और इरविन एक आम होता है, उनमें से किसी ना किसी का ये एक पेरेंट ज़रूर है, यानी क्रॉस करा के ये आम पैदा होते हैं। हेडन उसमें ज़रूर रहता था। बड़ा आम है, तो खाने में भी अच्छा, जायके टॉमी एटकिंस की तरह बदजायका नहीं है बल्कि जायका वाला आम है। तो सब अमेरिका के 2 बड़े आम मेरी नज़र में आते हैं, अब तक तीसरा भी है कोई? जी, एक सेंसेशन नाम है, लेट सीजनल कल्टीवार है वहाँ का, और ये साउथ फ्लोरिडा में पैदा हुआ था। और इसका जो हेडन और ब्रुक्स के क्रॉस से ये 1935 में नॉर्थ मायामी में एक सीड प्लांट से इसकी इब्तिदा हुई थी और 2005 में इसके जो पेडिग्री एनालिसिस हुआ उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि सेंसेशन असल में हेडन और ब्रुक्स के क्रॉस से पैदाशुदा आम है। मतलब बात वहीं पे पहुंची जो 2 बड़े आम थे। जी हाँ, उसी पे। अमेरिका की कुछ और मशहूर वैरायटीज़ हैं जिसमें केंट है, ब्रुक्स है, एल्डन वगैरह हैं, और बाकी तो बहुत आम हैं। लेकिन ये कि
वो जायके में इतने अच्छे नहीं होते जितने हिंदुस्तानी आम होते हैं, लेकिन मजबूरी यही है कि हिंदुस्तानी आम वहाँ पे पहुँच नहीं पाते या बहुत कम तादाद में पहुँच पाते हैं। मैं सर, जब हम आमों की तिजारत और ट्रेड की बात करेंगे तो बहुत तफसील से ये जिक्र भी होगा कि अमेरिका में भारत का आम कब से जाना शुरू हुआ और कब से उस पर पाबंदी लगनी शुरू हुई और किस तरह से उसको रोका गया कि कहीं वो पूरे अमेरिका में ना फैल जाए, बिकने ना लगे, और किस तरह से सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, जो हिस्पैनिक लतीनो देश आसपास के कहलाते हैं, उनका असर है, उनका जो एक्सपोर्ट है आमों का वो अमेरिका में इतना ज़्यादा होता है और भारत का बेइंतहा कम से कम रहता है। तो इस पे हम बाकायदगी से एक प्रोग्राम करेंगे आगे चल के। और एक और महंगा आम होता है जो खाने में भी बहुत अच्छा होता है, अमेरिका में भी आता है, वो ऑस्ट्रेलिया का आम है केपी मैंगो। अच्छा, ये नाम सुना हुआ है बहुत। जी, केंसिंगटन प्राइड बहुत मशहूर आम है और वहाँ के महंगे आमों में से है। मेहर आलम खान साहब, ये आम बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है मेरी नज़र में अचानक, इसलिए कि महंगा आम है, ख़ास आम है, कहीं ना कहीं इसका हिंदुस्तानी कनेक्शन भी है। और मुझे ये भी याद पड़ता है कि आपने इसी आम के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात भी की है। परवेज साहब, वहाँ डॉक्टर खालिद अली खान एक हमारे दोस्त हैं जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैंने उनसे ये जानना चाहा कि ऑस्ट्रेलिया में केंसिंगटन प्राइड के बारे में ज़रा तफसीलात क्या हैं वो हमें बताएं, और इसके अलावा जो दूसरे आम हैं ऑस्ट्रेलिया के उनका भी हल्का सा तारुफ हमसे कराएं। मैं ऑस्ट्रेलिया जून 2001 के आखिर में आया था। वैसे मैं आबाई तौर पर बदायूं ज़िले का एक गांव है हतरा, उसका रहने वाला हूं, जहां हमारे आम के बाग हैं। और आप समझें आते वक्त जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था वालिदैन के अलावा, वो चौसा आम थे जिनकी फसल बस घर आने ही वाली थी। यहाँ आकर हम अपने मामू के घर रुके। फ्लाइट रात को आई थी। सुबह उठे तो देखा उनके घर के लॉन में आम के 2 बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पर बौर आ रहा है। बस यूँ समझें कि जैसे बीमार दिल को करार आ गया। मौसम हमारी तरफ के उलट होते हैं, यानी मई जून में सर्दी और नवंबर दिसंबर में गर्मी और बारिशें। इस लिहाज से आमों की पकी फसल अक्टूबर नवंबर में आना शुरू होती है। डार्विन और इसके नवाही इलाकों में कई तरह के आम होते हैं, जैसे R2E2, हनी गोल्ड, कैलिप्सो और केंसिंगटन प्राइड। केंसिंगटन प्राइड को यहाँ केपी मैंगोज भी कहते हैं। R2E2 देखने में बेहद खूबसूरत आम है, मज़े में कुछ कम मीठा होता है। हनी गोल्ड कुछ हमारी तरफ के दशहरी आम जैसा दिखता है, हालांकि मज़ा काफ़ी अलग है। और इस आम की गुठली बहुत पतली होती है और ये मज़े में बहुत मीठा आम है। कैलिप्सो काफ़ी रसीला आम होता है, मगर इसका छिलका महीन होने की वजह से ये थोड़ा फ्रेजाइल सा आम है, यानी आप इसको बहुत दिन तक रख नहीं सकते। इन सब आमों में केंसिंगटन प्राइड या केपी सबसे मज़ेदार आम है और ये सबसे मशहूर भी है। इसका मज़ा हमारी तरफ के चौसा और लंगड़े आम के बीच का समझ लें। साइज़ और वज़न में ये हमारे फजरी आम सा होता है, यानी एक आम का वज़न तकरीबन 400 से 500 ग्राम के आसपास। शॉपिंग सेंटर्स पर यहाँ ये $3.5 से $5 तक के फ़ी आम के बिकता है, मगर सीज़न के दिनों में डार्विन के आसपास लोकल मार्केट्स में ये $2-2.5 पर किलो पर भी मिल जाता है। सबसे महंगे आम होने का सेहरा भी इस आम के पास है। 2010 में 12 आमों की एक ट्रे इस आम की $50,000 की ब्रिस्बेन में ऑक्शन हुई थी, यानी एक आम तकरीबन $4,000 के बराबर। डार्विन के अतराफ़ में इस आम के काफ़ी बाग हैं और शहर के बाहर अक्सर सड़कों के दोनों साइड्स पर इस आम के पेड़ों की कतारें आपको मिल जाएंगी। केपी आमों को यहाँ बोविन मैंगोज भी कहते हैं। बोविन नॉर्थ क्वींसलैंड का एक छोटा सा शहर है। 18वीं सदी के अवाखिर में ये शहर घोड़ों की तिजारत के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की ब्रिटिश आर्मी के लोग यहाँ आमों और हिंदुस्तानी मसालों के साथ आते थे। उन्होंने ये आम बोविन हार्बर के कस्टम ऑफिसर GF सैंड्रॉक को तोहफ़तन दिए। कस्टम ऑफिसर साहब को ये आम कुछ इतने पसंद आए कि उन्होंने इसकी ब्रीडिंग और ग्राफ्टिंग शुरू कर दी। ये सिलसिला उनके बाद एक और साहब विलियम कॉट और उनके बेटे ने जारी रखा। जिस प्रॉपर्टी पर यह ब्रीडिंग और ग्राफ्टिंग का सिलसिला चला उसका नाम केंसिंगटन था। इस तरह से इन आमों को केंसिंगटन प्राइड के नाम से भी जाना जाने लगा। डार्विन और इसके आम के बागात को यहाँ की गवर्नमेंट की काफ़ी मदद और सपोर्ट मिलती है। सालों से यहाँ आम मेला भी लगता है जिसमें तरह तरह के आम और उससे बनी हुई चीज़ें मिलती हैं और मुख्तलिफ बागात के मालकान अपने आमों का टेस्ट भी फ्री में कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो मैंगो इंडस्ट्री है उसकी एक एसोसिएशन है, ऑस्ट्रेलियन मैंगो इंडस्ट्री एसोसिएशन। इसका जो एक्रोनिम है AMIA, इसको आप अमिया भी पढ़ सकते हैं।
केंसिंगटन प्राइड और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मशहूर आमों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खालिद अली खान। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। अभी एक नजर आपकी फीडबैक पर। मेहर आलम खान। तीसरे एपिसोड की शुरुआत आम से मुताल्लिक जनाब ज्योति स्वरूप पांडे के गाए हुए एक लोकगीत से हुई थी। बिहार के एम परवेज अहमद साहब फरमाते हैं कि पांडे साहब का गीत सुनते हुए उन्हें यूं लगा कि आम के किसी बाग में वो चारपाई पर लेटे हुए इसका लुत्फ ले रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार चंदोला साहब ने ज्योति पांडे साहब के गाए हुए लोकगीत के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाली नगमे ओ मंजरी को और ब्रॉडकास्टर मोहतरमा अचला शर्मा के पेश करदा इस गीत के हिंदी तर्जुमे को भी बहुत सराहा है। हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की मशहूर गुलकारा मोहतरमा रमा सुंदर रंगानाथन और मोहतरमा ज्योत्सना राणा और सारंगी वादक जनाब कमाल अहमद खान ने आम नामा सीरीज में जो लोकगीत गाए हैं, सुनने वालों ने उनको भी बहुत पसंद किया है। बिहार से जनाब कुमार राजेश आमनामा सीरीज बड़े गौर से सुन रहे हैं और हर एक एपिसोड पर भरपूर तबसरा करते हैं। तीसरे एपिसोड की तारीफ करते हुए उन्होंने आम की बहुत सी उम्दा वैरायटीज के कम होते जाने पर फिक्र का इजहार भी किया है और ऐसी वैरायटीज को हमारी आइंदा नस्लों के लिए महफूज रखने की जरूरत पर जोर भी दिया है। माधुरी साहिबा जो पेशे से ब्रॉडकास्टर हैं, लिखती हैं कि आम पर कहने सुनने को कितना कुछ है और आम की कहानी कितनी पुरानी है। आम नामे में आम के बारे में बेहतरीन मालूमात सुनने को मिली। मैं इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। फोटोग्राफर प्रेरणा जैन बहुत दिलचस्पी से आमनामा सुन रही हैं और आने वाले एपिसोड्स का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। बरतानिया में हिंदी की एक प्यारी शायरा और गजल सिंगर शेफाली फ्रॉस्ट साहिबा तीसरे एपिसोड में आम की उन किस्मों के नाम सुनकर जो उनके बचपन का हिस्सा रही हैं, उजली धुंधली यादों के गलियारों में खो गईं। ब्रॉडकास्टर और अदीब जनाब देवेश वर्मा कहते हैं कि आम के मुख्तलिफ रंगों की तरह आम नामे में भी दिलावेज रंगों की बड़ी हसीन आमेजिश की गई है। मौसीकार जनाब चाणक्य शुक्ला आम नामा खुद भी शौक से सुन रहे हैं और अपने दोस्तों को भी सुनवा रहे हैं। इम्तियाज खिजर साहब तीसरे एपिसोड में अपने पसंदीदा आम मालदा के शामिल किए जाने पर बहुत ही खुश हैं। रिटायर्ड जज और शायर जनाब तनवीर वसफी को आमनामा मालूमात अफजा और दिलचस्प महसूस हो रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब कुर्बान अली ने हमारी इस सीरीज को उम्दा पेशकदमी करार दिया है। तीसरे एपिसोड पर जिन सामीन ने सोशल मीडिया में तारीफी कमेंट्स लिखे हैं, उनमें शामिल हैं मोहतरमा तनीमा मिश्रा, मोहतरमा नायाब अलीवी, जनाब सत्यप्रकाश कौशिक, मोहतरमा राना फजल खान, मोहतरमा अलमाज खान, जनाब आसिम जुबैरी, जनाब असद फैसल फारूकी, जनाब माज खान, जनाब संजय सिंह और मोहतरमा शहनाज सिद्दीकी। अमेरिका से जनाब बसीर सुहेल और मोहतरमा सोफिया नबी ने और जर्मनी से रिसर्चर और ऑथर क्लॉडिया प्रेकल गुलाबो ने भी आम नामे को बहुत पसंद किया है। मेहर आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गागर में सागर समेटने का इतने कम वक्त में आपने इतने सारे लोगों की फीडबैक राय को शामिल कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जिन्होंने आमनामा सीरीज को सुना है अब तक, और हमें उम्मीद है कि आप इस सीरीज को आगे भी सुनते रहेंगे। आपकी फीडबैक को प्रोग्राम में शामिल करने का सिलसिला हमारे अगले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा और जो मशवरे आप हमें दे रहे हैं, हम उनको न सिर्फ ये कि सुन रहे हैं बल्कि उनमें से ज़्यादातर पर अमल भी कर रहे हैं जहां मुमकिन होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आम शायरी में, लिटरेचर में, सियासत में, डिप्लोमेसी में, इश्क में और ज़बान के जायकों में कहाँ मौजूद नहीं है। यूं तो आम से बनने वाली हज़ारों रेसिपीज़ हैं, लेकिन कुछ नायाब और रिवायती रेसिपीज़ गजाला खान को याद हैं। चटनी तो मैंने आपको एक बताई है कि बड़ी यूनिक होती थी, जो सिल पे पीसती थी, और एक दूसरी चटनी जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, बड़ी फेमस होती थी, वो थी सिरके वाली चटनी। और तो वो सिरके वाली चटनी ऐसे होती थी, एक बड़ा बहुत बड़ा साइज़ का एक आम होता था, उसका नाम होता था फजरी। उसका पल्प ज़्यादा होता था और उसके अंदर रेशा नहीं होता था, इसलिए उसको ग्रेट करने में आसानी होती थी। तो उसको ग्रेट करते थे, कद्दूकश करके थे आम को,
और कद्दूकश करने के बाद में उस सारे गूदे को, उसके पल्प को चीनी की चाशनी और सिरके में पकाया जाता था और उसके अंदर साबुत लाल मिर्च डालते थे, लहसुन कटा हुआ डलता था, कलौंजी डलती थी, थोड़ा सा नमक डलता था जस्ट टू बैलेंस द टेस्ट। तो वो चटनी पकने के बाद जब वो तैयार होती थी तो पूरा पूरा साल चलती थी। शेल्फ लाइफ उसकी बहुत थी चटनी की, और वो इतनी पसंद की जाती थी, हर आदमी उसको खाता था क्योंकि वो एक अलग ही यूनिक टेस्ट आता था उसका, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ उसमें लाल मिर्च की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर तीखापन होता था। तो ये बड़ी कहीं और मैंने कभी नहीं सुना कि ये चटनियाँ बनती थी, ये सिर्फ यहीं हमारे यहाँ शाहजहानपुर में ही बनती थी। और एक हमारे यहाँ के अचार भी थोड़े डिफरेंट होते थे। जब नया आम आता था, जब कैरी आती थी, तो तब उसका बनता था कैरी का अचार, जिसको काट के छील के और उसमें सारा अचार का मसाला मिलाया जाता था, धनिया, सौंफ, लाल मिर्च, नमक, कलौंजी, मेथी, ये सब मिला के, और बस बहुत थोड़ा सा उसके अंदर तेल डालते थे और उसको एकदम से मिक्स करके रख देते थे और वो इंस्टेंट अचार होता था। लाइफ उसकी नहीं होती थी, बट वो बड़ा क्रंची और इंस्टेंट अचार होता था जो कि कैरी का अचार कहलाता था। गज़ला खान, आप भी हमें आमों की खास रेसिपीज भेज सकते हैं, आम के किस्से सुना सकते हैं। लिखिए post@cineinc.com, post@cineinc.com। आइए अब देखें कि हमारे दोस्त साजिद रजा खां आम और शायरी के हवाले से किस तरह की महफिल सजाए हुए हैं। ये नज़्म जनाब अकबर इलाहाबादी साहब की है, पेश करता हूँ। नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, पैसे नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं। पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। और मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस। सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। और ऐसा न हो, ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। साजिद रजा खान। सिने की आमनामा पॉडकास्ट सीरीज एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन और कई बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आमनामा के अलावा हमारे और दूसरे पॉडकास्ट का पता पाने के लिए और उन्हें सुनने के लिए हमारी वेबसाइट cineinc.com पर आइए। अगले यानी कि 5वें एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineinc.com।